नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 8। ये मैप दूसरे चैप्टर में दिया हुआ था, लेकिन बार बार इसका जिक्र इस चैप्टर में हो रहा था, तो मैंने इसको सबसे पहले लगा दिया है। आप कुछ लोकेशन देख लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में भी देख लीजिएगा। जैसे कि मथुरा, ठीक है, मथुरा हो गया, पाटलिपुत्र, नालंदा, भरूच, ये सारे कुछ नगर हैं। आप इन सब की लोकेशन दिमाग में रखिएगा, इनकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है। उनका पहले क्या मतलब होता था प्राचीन काल में और अब में क्या डिफरेंस है, वही सब चीज़ें दिखाई गई है। गांव और शहर के बीच में क्या डिफरेंस थे, तो आइए देखते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, ठीक है। आज से लगभग 3000 साल पहले, 3000 साल पहले महापाषाण काल में लोहे के औजार मिले थे, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें मिली थी। लेकिन आज से करीब 2500 साल पहले लोहे के औजार का उपयोग काफ़ी बढ़ा। हमने देखा था कि कुछ जगह पर लोहे के हल भी मिलने लगे थे, ठीक। तो लेकिन अब क्या हो गया, अब इनका प्रयोग क्या हो गया, जंगलों की साफ सफाई करने के लिए, जैसे कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हल फाल ये सब मिलने लगा था, हमने पढ़ा था। अब इससे आगे बढ़कर भी लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था। जैसे कि लोहे के ये इस तरीके के औजार मिले, इन्हें कहा क्या जाता था, जैसे हंसिया, सणसी, ठीक है, कुल्हाड़ी, ये सब चीज़ें भी अब मिलने लगी थी। लोहे का प्रयोग अब बढ़ चुका था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और भी कुछ कार्य किए गए थे, जैसे कि सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए जाने लगे थे, ठीक है। पहले राजा महाराजाओं के लिए रहना मुश्किल हो गया था। जिस तरह से कृषि का विकास हुआ और औजार और रोपाई शुरू हुई, तो सिंचाई का भी उपयोग अब बढ़ने लगा था, ठीक है। गांवों में कौन रहते थे, आइए देखते हैं कि गांव में क्या है, जो दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ये कौन होते थे, जो तमिल क्षेत्रों में जो बड़े भूस्वामी थे, उन्हें क्या कहा जाता था, विल्लला। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं शब्दों से ही मेन क्वेश्चन आएंगे कभी, ठीक है। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है। जो तमिल बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें कहा जाता था विल्लला, और साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था, उणवार। और भूमिहीन मजदूर दास जो थे उन्हें क्या कहा जाता था, कडेसियार और अधिमई, ठीक। और जो उत्तरी हिस्सा था, जो गांवों का प्रधान व्यक्ति था, उसे क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक। एक ही परिवार के लोग प्रायः होते थे ग्राम भोजक, ठीक है, जो कई पीढ़ियों तक काम करते रहते थे। जैसे और यही क्या कहलाता है, यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था वही बैठता था, और इनके खेतों पर क्या होता था, दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ शक्तियाँ भी थी, जैसे कि कर वसूलने की शक्ति थी, ठीक है। और राजा इन्हें न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम सौंपता था। ये भी इनके काम होते थे। और ग्राम भोजकों के अलावा जो स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, गृहपति। गृहपति किसे कहा जाता था, जो स्वतंत्र कृषक होते थे, ठीक। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे, ठीक है। इनके अतिरिक्त कुछ स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। तो जो ज़मीन नहीं होती थी वो दूसरों के यहाँ काम करते थे। इनमें दास कर्मकार आते थे, ठीक है, दास और कर्मकार, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में जो शिल्पकार होते थे, शिल्पकार वो काम क्या करते थे, जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, इस तरीके के काम करते थे। कुछ हमें मिला है, कुछ चीज़ें मिली हैं इनके बारे में। ये मिली कहाँ से हैं हमें, जो तमिल की प्राचीनतम रचना है संगम साहित्य, ये वहाँ से मिली है, ठीक है। संगम साहित्य आज से लगभग 2300 साल पहले रची गई थी, ठीक। इसे संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई, अभी हमने दिखाया एक जो मैप दिखाया उसी में मदुरई की लोकेशन देखिएगा आप। मदुरई में कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था, ठीक है। जो कवि होते थे मदुरई में, जो कवि होते थे, उनका जो सम्मेलन होता था, तो वहाँ पर इसका संकलन किया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, संगम साहित्य, ठीक है। गांव में रहने वालों के लिए
तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वो संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक, जिन भी नामों का उल्लेख हमने अभी किया गांव में रहने वाले, उन सब का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? वो संगम साहित्य से ही मिलता है। नगर क्या होता है? ठीक है, नगर कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व के बारे में जानते हैं। जो पहले कही जाती थी जातक कथाएं या कहानियाँ, ठीक है, ये जातक कथाएं होती क्या थी? यह आम लोगों में प्रचलित होती थी, आम लोगों की कहानियाँ होती थी कि आम लोगों का जीवन कैसा होता था, कैसे वो करते थे, क्या चीज़ें, उनका रहन सहन क्या था। तो उनके बारे में जो कथाएं प्रचलित थी उन्हें कहा जाता है जातक कथाएं। ठीक है, और बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। बौद्ध भिक्षुओं ने जातक कथाओं का संकलन किया था। ठीक है, जिनमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन गया। एक जातक कथा का विवरण आगे दिया गया है, अभी पढ़ते हैं उसके बारे में कि कैसे एक निर्धन किस तरीके से धीरे धीरे धनी बन गया। प्राचीन नगरों में जीवन के बारे में कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है, जैसे कि शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। जो मूर्तिकार होते थे वो शहरों के जीवन और गांवों के जीवन को कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभे या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। ये कहानी एक बताई गई है कि एक निर्धन बड़ी चतुराई से कैसे धनी बन गया। ये एक जातक कथा है। आइए पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरा चूहा था, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली को बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया था। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने मालिक से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली इस पे मान गया। तो युवक ने पास में खेल रहे कुछ बच्चों को बुलाया, इकट्ठा किया और सबसे प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले एक एक मिठाई देने का वादा किया उस युवक ने। और इसी तरीके से देखते ही देखते पूरा बगीचा साफ हो चुका। ठीक है, पूरे बगीचे में जो भी तिनका और पत्ते थे वो सारे गेट पे इकट्ठे कर दिए गए। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। ठीक है, इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उस घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक मरे हुए चूहे से शुरुआत करके किस तरीके से उसने 1000 सिक्के कमाए। ठीक है, और ये दिल्ली में एक वलय कूप मिला है। वलय कूप क्या होता है? ठीक, ये वलय कूप क्या होते हैं? घुसल खाने टॉयलेट्स, ठीक है, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोग होते थे। ठीक, और ये महलों, बाज़ारों या आम घरों में के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं, करेंगे जब भी ज़रूरत उन्हें ऐसा लगेगी। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण से भी पता चलता है। ठीक है, कुछ विवरणों से भी हमें पता चलता है कि प्राचीन शहर कैसे हुआ करते थे। और ये हमें मिला है सांची की मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप की मूर्तिकला है। ठीक है, इसमें शहर के जनजीवन के बारे में दर्शाया गया है। जीवन का दृश्य है एक। इसके बारे में हम 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, इनकी दीवारों पर किस तरीके से जनजीवन होते थे उसके बारे में ये पूरा दर्शाया गया है। और ये एक और कहानी दी गई है भरूच की।
ठीक है, ये यूनानी नाम है, बेरिंग राजा भरूच का यूनानी नाम है। तो इस कहानी को आइए पढ़ लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं अभी आगे पड़ेगी। बेरिंगाज की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यह जहाज़ ला सकते थे। बेरिंगाज में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथीदार, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। तो इसमें बताया गया है कि बेरिंगाज से आयात और निर्यात होने वाली कौन कौन सी वस्तुएं थीं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बताया गया। अब उस टाइम पे सिक्के कैसे चलते थे इसके बारे में दिखाया गया है कि उस टाइम पे आहत सिक्के चलते थे। आहत सिक्के होते क्या हैं, ठीक है, आइए देखते हैं कि सबसे पुराने आहत सिक्के थे, ठीक, ये 500 साल तक चलते रहे। ये आहत सिक्के ये चांदी या तांबे के होते थे, ठीक है, और इन पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार या कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। ये या तो धातु के चादर काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ तो नहीं होता था बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए जाते थे। इनको ठप्पे के द्वारा बनाया जाता था, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक। ईसा की आरंभिक सदियों में ये प्रचलन में रहे थे। ये सिक्के कहाँ पे, उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। अब देखते हैं नगर कैसे होते थे, अनेक गतिविधियों के केंद्र उस वक्त के नगर कैसे होते थे, ठीक। नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे, जैसे कि मथुरा की लोकेशन अभी हमने देखी थी सबसे पहले। यह लगभग 2500 साल पहले से ज़्यादा समय से पहले एक महत्वपूर्ण नगर था मथुरा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। दो मुख्य रास्ते कौन कौन से थे, एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था, ठीक है। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, अनेक मंदिर थे, ठीक है। आसपास में किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था और आज से लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। यहाँ बौद्ध और जैन मंदिर भी हैं। मेन जो मथुरा है वो कृष्ण मूर्ति, राधा और कृष्ण की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर जैन और बौद्ध मंदिर भी पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जैन और बौद्ध मंदिर मथुरा में पाए जाते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं, ठीक है। जो वहाँ पे प्रस्तर खंड मतलब पत्थरों के जो टुकड़े मिले हैं और मूर्तियाँ जो मिली हैं उन पे कुछ अभिलेख मिले हैं। ये अभिलेख होते क्या थे, ये संक्षिप्त अभिलेख होते हैं, ठीक है, जो स्त्री तथा पुरुष द्वारा मठों या मंदिरों के दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते थे। प्रायः ये दान का उल्लेख करते थे कि मंदिरों में या मठों में क्या क्या दान दिया जाता था। शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। मथुरा के अभिलेखों में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बुनने वाले और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। शिल्प और शिल्पकार कैसे होते थे उस वक्त के, ठीक। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इन्हें मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था, उत्तरी काले चमकीले पात्र। उत्तरी काले चमकीले पात्र NBPW, ठीक। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड पात्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में देख लीजिएगा। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठे पर उच्च तापमान पर रखते थे, ठीक है, जिनके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह क्या होती, काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी, ठीक है, शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। तो यही होते हैं उत्तरी काली चमकी पात्र।
और दूसरे शिल्पों के अवशेष कुछ ज़्यादा मिले नहीं हैं, लेकिन कपड़े का बहुत उत्पादन महत्वपूर्ण था। कपड़े के कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे कि वाराणसी और दक्षिण भारत में मदुरै इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है, यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। संघ मतलब वही श्रेणी। शिल्पकार की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चे माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में कार्य करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे क्या होता था, मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था और फिर कुछ हिस्सा मठ और अन्य जगहों पर दान दे दिया जाता था। ठीक। और सूत काटने के कुछ नियम होते थे, आइए देखते हैं क्या ये नियम। क्लास 7th में हमने देखा था कि अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र किताब जिसे कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा था, उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखाने में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने में काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत को अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो ये थे कुछ सूत काटने के नियम। एक सूक्ष्म निरीक्षण, एक अरिकामेडु एक जगह है, देखते हैं पुदुचेरी में। ठीक है, रोम के बारे में हमने पढ़ा था अभी, इसके पहले थोड़ा सा जो पढ़ा था। ठीक है, लगभग 2200 से 2000 साल पहले, ठीक है, अरिकामेडु, एक मिनट, से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, जैसे अभी हमने पढ़ा था रोम में उस पत्तन के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जिसे संभवतः गोदाम माना जा रहा है। जहाज़ों का सामान उतारे जाते थे यहाँ पे। ठीक है, जिसे एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा ये होता क्या था? ठीक है, ये लाल चमकदार बर्तन होते थे, जिसे एरिटाइन पात्र भी कहा जाता था। एरिटाइन, जैसे सुंदर मुहर लगे होते थे, एरिटाइन के नाम से इन्हें जाता था। एरिटाइन इन्हें क्यों कहा जाता था? इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरिटाइन पात्र कहा जाता था। ठीक है, इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ऐसे ही भी बर्तन मिले हैं जिनका डिज़ाइन ना तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए गए थे। जिनका डिज़ाइन तो रोम का था लेकिन बनाए यहीं पे गए थे। ये रोमन लैप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। कुछ छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके के कुछ अभिलेख, मिट्टी के बर्तन पर कई ब्राह्मी लिपि में लिखे कुछ अभिलेख भी मिले हैं बर्तनों पर। ठीक है, यहाँ प्रारंभ में तमिल भाषा के इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तमिल भाषा में इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है ये रोम के बारे में। यूरोप का सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था ऑगस्टॉय, ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है, ठीक है, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टॉय और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टॉय ने बड़े बड़े रंगमंडल, जिन्हें क्या कहा जाता है, एम्फी थिएटर बनवाए। इनके चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थी,
यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाया जहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुष के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, जिन्हें क्या कहता है, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक, तो यहीं पर चैप्टर 8 समाप्त होता है। कुछ जो वर्ड हैं वही इम्पॉर्टेंट है, आप उन्हें ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको चैप्टर समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।